इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगभग 72 करोड़ रुपए की क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का लोकार्पण किया। पूर्वी यूपी को दी नई सौगात, बोले यह है नया उत्तर प्रदेश। मसूरी इंदिरा गांधी को जन्म दिवस पर कर रहा याद, ऐतिहासिक दौरों, निर्णायक फैसलों और पर्यावरण संरक्षण की विरासत का आज भी किया जाता है सम्मान। सोनभद्र के मारकुंजी खदान हादसे में 7 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन किया समाप्त। खदान में मलबा हटाया गया और शव मिलने की संभावना खत्म। भुवनेश्वर का बड़ा बयान, बोले पिछले 10 साल में भारत की गेंदबाजी में जबरदस्त सुधार आया, आईपीएल ने दी नई दिशा। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लगभग 72 करोड़ रुपए की लागत से तैयार क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन उच्चीकृत भवन को लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने प्रयोगशाला का भ्रमण किया और वहां चल रही जांच प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने बताया कि इस आधुनिक प्रयोगशाला में डाटा स्टोरेज और रिकवरी जैसे मोबाइल, लैपटॉप, सीसीटीवी आदि के परीक्षण, आवाज मिलान, फॉरेंसिक सिद्धांतों का इंजीनियरिंग में उपयोग, अपराध संबंधी झूठ पकड़ने की जांच और विस्फोटक पदार्थ व बुलेट संबंधी परीक्षण किया जा सकेंगे। कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए बोले कि यह नया उत्तर प्रदेश है, अपराध को स्वीकार नहीं करता है। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटे में अपराधी जेल के शिकंजे में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों से मांग होती थी एक कार्य के लिए, और वह होती थी कि कमिश्नरेट सिस्टम प्रदेश के अंदर लागू हो। यानी दशकों से मांग थी, 50 साल पुरानी ये मांग थी। 1970 में पहली बार ये मांग उठी थी, नहीं लागू हो पाई, और हम लोगों ने 2020 में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। अब तक 7 जिले ऐसे हैं जहां पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हम लागू कर चुके हैं। ये पुलिस की मॉडर्नाइजेशन का उसका एक पार्ट है। सेफ सिटी के लिए 2016 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसके बारे में देश के सभी राज्यों को आदेशित किया था, लेकिन इस पे अनिर्णय का शिकार बना हुआ था पूरी मशीनरी। हम लोगों ने आकर के आज प्रदेश के अंदर 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को सेफ सिटी के रूप में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ते हुए आज 13 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगा करके उस पूरी की व्यवस्था को एकदम सुरक्षित बना दिया है। आज आप देखते होंगे, पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में है, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी, और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सके और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सके। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। अब ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपराध करेगा, पीड़ित भटक रहा है,
वर्षों वर्षों से वह तड़प रहा है, अपराधी मौज मस्ती कर रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है और इसलिए वह बच निकलता है। लेकिन अब बचेगा नहीं, क्योंकि अपराध होने के कुछ ही घंटे के अंदर उसके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य होगा और साक्ष्य के साथ साथ लैब भी होगी, जहां पे एक्सपर्ट बता देगा कि हां, यह इस व्यक्ति से मिलता जुलता है और इस व्यक्ति ने यह अपराध कारित किया है। वह कोई भी इस प्रकार का अपराध हो, कहीं दुष्कर्म के मामले आते हैं, कहीं पे आतंकी घटनाएं घटित होती हैं, कहीं पे कोई फायर करके अपने लाइसेंसी असले से फायर करके किसी की हत्या करने का प्रयास करता है। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो बच नहीं निकल सकता है। और इन सबको जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके माध्यम से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके, हम लोगों ने प्रदेश में लखनऊ में यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का गठन भी किया है। उसमें हमने अलग अलग पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, सर्टिफिकेट कोर्स। ये जितने भी कलेक्टर होंगे, यानी जितने भी कलेक्शन करने वाले तकनीशियन होंगे, उन तकनीकी कर्मचारियों के लिए सर्टिफिकेट लैब में जो लोग इसका मिलान करेंगे, उसके लिए डिप्लोमाधारी और उस पर अपनी राय देने वाले, उसके एक्सपर्ट डिग्रीधारी और उनके अनुभव भी इसमें काम आएंगे। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं, जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है। और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद चूंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। हम लोग जब 2017 में आए थे, देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य में 4 लैब मात्र थे। हमने उसी समय इस बारे में निर्देश जारी किए कि कम से कम रेंज स्तर पर, यानी कमिश्नरी स्तर पर हमारे पास एक एफएसएल लैब होनी चाहिए। और इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए
और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। इंदिरा गांधी के 108वीं जयंती पर मसूरी में उनके ऐतिहासिक दौरों और निर्णायक फैसलों को याद किया गया। इंदिरा गांधी का मसूरी से संबंध लगभग 6 दशकों तक रहा है। 1920 के दशक में बचपन में पिता पंडित नेहरू के साथ उनके प्रारंभिक प्रवासों से लेकर 1982 के अंतिम दौरे तक मसूरी उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय बना रहा। हाथीपांव क्षेत्र में चूना पत्थर खदानों से पर्यावरण को नुकसान देते हुए उन्होंने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खदान पर रोक लगा दी। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज का कहना है कि इंदिरा गांधी के फैसलों ने मसूरी की हरियाली, संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज उनके जन्म दिवस पर मसूरी उन्हें सम्मान स्मृति के साथ याद कर रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि मिसेज इंदिरा गांधी जो थी वो मोतीलाल जी के साथ 3 वर्ष की अवस्था से ही मसूरी में आ रही। जब वो 3 साल की थी तो वो सवाई होटल में 1920 में ठहरे थे अपनी माँ और अपनी नानी के साथ। तो तब से मसूरी से उनका आना था। वैसे जवाहरलाल जी तो आपको मालूम है बहुत पहले, उससे भी पहले से आ रहे थे, लेकिन 1920 में रिकॉर्डेड है। उन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिखी है कि इंदू ठीक है। सवाई होटल से जो चिट्ठी लिखी है उनसे जवाहरलाल जी ने इलाहाबाद अपनी दादाजी को लिखी थी। तो इस आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी का संबंध बस 3 साल की उम्र से मसूरी से जुड़ गया था। उसके बाद फिर देहरादून जेल में नेहरू जी रहे तो वो मसूरी में अक्सर रहा करती थी उन दिनों। और नेहरू जी उनको जो लेटर लिखते थे, वो बाद में जो एक किताब बनी है फादर्स लेटर टू डॉटर, वो भी यही ज़्यादातर उसमें जो लेटर्स मसूरी में आए नेहरू जी की तरफ से। और फिर वो मसूरी से तो बहुत उनका प्यार था। यहाँ जो उन दिनों नेटिव स्टेट के राजा थे, जैसे कसमंडा के हो गए या कपूरथला वाले हो गए, तो ये उनके फैमिली फ्रेंड भी थे। उनकी सखी मौसी यहाँ मिसिज़ वांचू रहा करती थी मसूरी में, और उनका आना जाना लगा ही रहा, बचपन से हमेशा ही लगा रहा है। और 1930 के लगभग तो वो मोतीलाल नेहरू जी के साथ आई थी मेरे फादर से मिलने। जब वो शी वॉज ओनली होंगी 10, 11, 8, 9 साल की थी, तो वो मोतीलाल जी उनको लेके आए थे मेरे फादर के पास। और फिर नेहरू जी जब आए तो भी आती रहती है। और फिर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ भी है 1956 में वो आई थी अपने फादर के साथ मसूरी में। यहाँ पे कोई मीटिंग हुई थी या पंचम लामा आए थे सवाई होटल में, तो उनको वेलकम करने आए थे या कोई डेलीगेशन आया हुआ था। फिर उसके बाद 60s में आई। फिर 60s के बाद जो टिबेटन फाउंडेशन का कोई यहाँ पे हुआ था, उसकी वो मेंबर थी, फाउंडर, वो जो यहाँ पे रिफ्यूजी हैं जो टिबेटन्स, उनके लिए प्रिंसेस एन भी आई थी उस टाइम। फिर 84 में फिर आई थी, 82 में आई थी पहले, 84 में नहीं, 80s में आई थी। तब तो वो सोनिया गांधी और राजीव गांधी सब लोग आए थे यहाँ कपूरथला पैलेस में रुके थे, क्योंकि जो प्रिंसेस सीता थी यहाँ पे, महाराजा कपूरथला से रिलेटेड जो प्रिंसेस सीता थी, जिनके बेटे अरुण सिंह वगैरह मिनिस्टर भी रहे हैं राहुल गांधी के कैबिनेट में, और नेहरू जी हुए तो उनके साथ रहते थे वो। तो उनकी प्रेरणा से वो जब आती थी मसूरी इंदिरा गांधी, तो वो हमेशा उनसे कंप्लेन करती थी कि यहाँ पे मसूरी की जो सुंदरता है जो तुमने बचपन में देखी है, ये धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि यहाँ से माइंस स्टोन की बहुत ज़्यादा माइंस हैं यहाँ पे, उसकी लाइम स्टोन की, तो बहुत ज़्यादा माल यहाँ से जा रहा था और पहाड़ों की सुंदरता ख़त्म हो रही थी, हरियाली ख़त्म हो रही थी, जिसको बचपन से इंदिरा गांधी ने खुद देखा था उसको। तो उन्होंने खुद महसूस किया इस बात को, और उन्होंने पर्सनली उस बात को लेके और उसको फॉलो अप किया। फिर यहाँ पे मसूरी में राज्यसभा की एक टीम आई थी, श्यामलाल यादव उसके हेड थे, तो उन्होंने पूरा और स्टडी किया, थरली स्टडी किया कि कैसे माइन को धीरे धीरे बंद किया जाए, क्योंकि उससे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था। वो बहुत महंगा पत्थर होता है जो लाइमस्टोन, मसूरी का इंडिया का टॉप लाइमस्टोन था। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी अपनी कितनी बड़ी लॉबी होगी जो उसको किसी माइन को ऐसे बंद करना। लेकिन इंदिरा गांधी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, उनको बचपन से मसूरी की सुंदरता से प्यार था, मसूरी में उन्होंने अपना काफ़ी समय बचपन में बिताया, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, वो राज्यसभा की जो कमेटी आई, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के आधार पर फिर धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट ने उनको माइंस को उनको फर्दर लाइसेंस देने बंद कर दिए, जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते थे जो भी उनका। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे 94 में आखिरी जो माइन थी वो बंद हो गई। तो मेरा कहने का यही मतलब कि इंदिरा गांधी विल पावर उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जो उन्होंने डिसाइड करती थी, तभी उनको आयरन लेडी कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं बंद करूँगी, जबकि मैंने बाद में हम यहाँ सुनते थे कि
माइन वाले काफ़ी गए वहाँ पे, कांग्रेस कमेटी वहाँ कहा कि हम इस देश उसके लिए डोनेट करना चाहते हैं कुछ जो अपनी माइन की इनकम से, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा नहीं, नथिंग गोइंग, आप जाइए। और मैं तो इसको बिल्कुल नहीं चाहती कि, बल्कि एक बार आप मैं बताऊं, झड़ी पानी के बाद अभी भी चूना खाला है वहाँ पे, उन माइनर्स ने इंदिरा गांधी, क्योंकि कभी बार हेलीकॉप्टर से आया करती थी, तो इंदिरा गांधी को ऐसे वो करने के लिए पहाड़ों को हरा रंग लगा दिया था, जिससे इंदिरा गांधी ये सोचे कि मसूरी की हरियाली अभी थोड़ी बची हुई है, लेकिन वो तो पता लग जाता है हर चीज़ जो होती है। तो इस तरह से, और जैसे मैंने बताया कि इंदिरा गांधी मसूरी से बहुत ज़्यादा उनको प्यार था। सबसे बड़ी बात तो उनकी यही है कि उन्होंने ये जो माइन बंद कराई, और फिर प्रिंसेस सीता से उनकी बहुत दोस्ती थी। मिसिस वांचू उनकी सखी मौसी थी, इसलिए अभी आती रहती थी। और उनके बहुत यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत थे। और नेहरू की जो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो नेहरू जी की सिस्टर थी, उनकी बच्चे यहाँ पे वुडस्टॉक में तीनों लड़कियाँ पढ़ती थी। और इंदिरा गांधी, मैंने कहा ना, उनका बहुत प्यार था मसूरी से। तो वो बिल्कुल अपना, कई बार उन्होंने बोला जब यहाँ आती थी, जहाँ मिसिस वांचू रहती थी, कि आई लव मसूरी लाइक माई मदर। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। लास्ट में फिर ये, लेकिन जबकि बहुत बड़ा उसके लिए वो चाहिए डिसीजन, क्योंकि उससे रेवेन्यू बहुत जनरेट हो रहा था यहाँ से, और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था। कई लोग उसमें काम कर रहे थे, कोई गाड़ियाँ चला रहे थे, कोई ट्रक चला रहे थे, कोई माइनर्स थे, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। और यहाँ का जो स्टोन था, माइल्स में ये जो लाइम स्टोन था, ये आप जो टाटा नगर में, जमशेदपुर में स्टील मिल है, उसमें यहाँ से जाता था। और भी कई शुगर मिल्स में, और टेलकम पाउडर जो बनता है उससे भी बहुत ही A1 का यहाँ पे लाइमस्टोन की खाने हैं। पहाड़ जो है वो अंग्रेज़ों ने जब आज से 150 साल पहले सर्वे किया था, तब भी उनकी ये रिपोर्ट थी कि जो मसूरी के कुछ इलाके जो है बहुत ही A1 फर्स्ट क्लास लाइमस्टोन है। गढ़वाल कमिश्नर विनय कुमार पांडे के अचानक रामनगर पहुंचने से क्षेत्र में हलचल तेज हो गई। पंतनगर से हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचे कमिश्नर ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य काशीपुर के पास स्थित नेपा फार्म का स्थलीय निरीक्षण करना है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से काफी संभावनाशील है। कमिश्नर पांडे ने बताया कि नेपा फार्म में फिलहाल 3 से 4 बड़े विकल्पों पर विचार हो रहा है, जिनमें पावर प्लांट, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और अन्य बड़े विकास कार्य शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय विशेषज्ञों की सलाह और स्थल निरीक्षण के आधार पर लिया जाएगा। उनका कहना है कि इन निरीक्षणों का उद्देश्य निवेशकों के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलना है। देखिए, यहाँ नेपा फार्म यहीं पे पास में है, वहाँ भी विजिट करने जा रहे हैं। और अभी हम लोग खुरपिया और जो पंतनगर के पास है प्राक फार्म, तो आपको पता है कि खुरपिया में भारत सरकार ने एक इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर किया है अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में। तो अब उसका हम लोग फाइनल स्टेज पर काम प्रारंभ होना है, तो उसकी साइट विजिट के लिए आया था मैं। और वहाँ जो कुछ हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे भी हमारी मीटिंग हुई। यहाँ से कुछ ही दूर पर नेपा फार्म भी है, अब वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और जाकर वहाँ भी हम लोगों को ये देखना है कि जो लैंड हमको मिली है उसका हम बेस्ट इस्तेमाल क्या कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ, और विजिट करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट होगी वो शासन को सबमिट। वहाँ 3-4 पॉसिबिलिटीज देखी जा सकती है। वहाँ पर पावर प्लांट के बारे में भी विचार हो सकता है, वहाँ पर हमारे इंडस्ट्रीज क्या लग सकती हैं उसके बारे में विचार हो सकता है। तो वही मौके पे एक बार जाके देखने की जरूरत है कि क्या हम लोग उसमें कर सकते हैं, और उसके बाद तब काफी सुविचारित तरीके से इसमें निर्णय लिया जाए। रामनगर के मंगल बाजार चौक में हर सप्ताह लगने वाला भीषण जाम स्थानीय लोगों की परेशानियों को बढ़ाता जा रहा है। मंगलवार को सामने आई तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहाँ की स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। जाम के कारण आम लोग घंटों तक फंसे रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार प्रशासन अब भी मूक दर्शक की भूमिका निभाता दिख रहा है। राहगीरों से लेकर वाहन चालकों तक सभी जाम में जूझते नजर आए। भीड़ इतनी अधिक रहती है कि यदि किसी आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस यहां फंस जाए तो रास्ता मिलना लगभग नामुमकिन है। सवाल यह है कि क्या प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागेगा? सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मालकुंडी स्थित कृष्ण माइनिंग वर्कर्स में हुए भीषण हादसे ने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है। पत्थर की खदान में हुए इस हादसे के बाद जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमों ने लगातार
घंटों तक बचाव कार्य चलाया। जिले के डीएम बद्रीनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने संयुक्त अभियान के दौरान मलबे से कुल 7 शव बरामद किए हैं। टीमों ने 2 बार मलबे की गहन जांच की और यह स्पष्ट किया कि अब किसी और शव की होने की संभावना नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक खदान में मौजूद एक विशाल पत्थर ने रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी धीमा कर दिया, जिससे शवों तक पहुंचना में अधिक समय लगा। प्रशासन ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। डीएम और एसपी ने संयुक्त रूप से घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त करने की आधिकारिक घोषणा की। हादसे के बाद क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जबकि स्थानीय लोग खदान में लापरवाही और सुरक्षा इंतजामों की कमी को इस दुर्घटना की बड़ी वजह बता रहे हैं। फिलहाल जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है। ये नवंबर को दुर्घटना हुई थी यहाँ कुंडी में, उसमें एक बड़ा अभियान हम लोगों ने चलाया था, जिसमें एक तो स्थानीय जो कंपनियां हैं अल्ट्राटेक और दूसान और थर्मल पावर कारपोरेशन, सबसे पहले इन लोगों को काम पे लगाया गया था। उसके बाद तुरंत बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी हमें उपलब्ध हो गई थी। अभियान चूँकि एक बड़ा पत्थर वहाँ था, उसको हटाना बहुत कठिन हो रहा था, तो सबसे पहले आगे से अप्रोच किया गया, लेकिन वहाँ तक वो हम लोग उतने अच्छे तरीके से उसको नहीं कर पा रहे थे। फिर पीछे से अप्रोच करने पर उस पत्थर को हटाया गया और अभी तक 7 शरीर मिले हैं, डेड बॉडी मिले हैं, जिनका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और उनकी पहचान हो चुकी है। उनको रॉबर्ट्सगंज पोस्टमार्टम कराकर उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है। आज आप सभी पत्रकारों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय, उप जिलाधिकारी ओबरा और एनडीआरएफ के अधिकारी, इसके अलावा खान सुरक्षा के अधिकारी नीचे गए थे और सभी के सामने ये देखा गया कि कोई और व्यक्ति या कुछ और चीज़ें न हों, तो वहाँ पर चूँकि 2 बार एनडीआरएफ ने पूरे मलबे को पलट कर देख लिया है, तो किसी के वहाँ पर अब होने की संभावना नहीं दिखती। सर क्या अब रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया? अब चूँकि अब और कोई जानकारी नहीं उपलब्ध हो पा रही है और जो तलाश थी वो भी पूरी हो चुकी है। 2 बार जो डिब्रिस है, जो मलबा है, उसको पलट कर भी देखा जा चुका है और किसी के वहाँ जीवित मृत होने की संभावना नहीं है, कम है। इस नाते अब इस चीज़ को हम लोग इसको क्लोज करना चाहिए। भाई को यहाँ थाना ओबरा के दिल्ली मारपुली क्षेत्र में एक माइन है, वो कोलैप्स कर गई थी। उसकी एक बड़ी चट्टान कई श्रमिकों के ऊपर गिर गई थी। 15 तारीख से ही हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीजीएमएस की टीम, लोकल पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो कुछ प्राइवेट कंपनीज और उनके ऑपरेटर्स द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया। आज दिनांक 19 तारीख को नीचे जब 100% वेरिफिकेशन कर लिया गया है सभी टीमों द्वारा कि वहाँ पे अब किसी प्रकार के कोई अवशेष नहीं है, इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ किया जा रहा है। इसमें बताना चाहूँगा अब तक के ऑपरेशन में 7 डेड बॉडीज़ रिकवर करी हैं सभी जॉइंट टीम के ऑपरेशन से। बहुत ही कठिन अभियान था क्योंकि जो चट्टान थी बहुत बड़ी थी, उसको तोड़ने के लिए अलग से वैकल्पिक मार्ग क्रिएट किया गया। सभी टीमों ने मिल करके इसमें संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े अभियान को इसको आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी यहाँ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, डीजीएमएस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, इन सभी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन को सर रेस्क्यू करने में सर कितने घंटे लग गए लगभग? देखिए 15 तारीख को शुरू हुआ था शाम को 6 बजे और ये आज 18 तारीख को ये आज यहाँ ख़त्म हो रहा है। एक सवाल ये भी जानना चाहें कि एफआईआर दर्ज हो चुका है, आगे की कार्रवाई कुछ इसमें एफआईआर जो श्रमिक मारे गए थे उनके परिवारीजन द्वारा दर्ज कराया गया है लोकल थाने ओबरा में। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है जो कंपनी के मालिक हैं और जो कंपनी के और भी पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ। लगातार इसमें पुलिस विवेचना कर रही है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ओबरा द्वारा की जा रही है और इसमें जो भी अपराधी हैं, जो भी इसमें लिप्त थे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई गिरफ्तारी अभी तक इस प्रकार की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक, थैंक यू सर। भारतीय क्रिकेटर और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का भारत की गेंदबाजी को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में
भारत की गेंदबाजी में काफी सुधार हुआ है। इसका श्रेय आईपीएल को भी जाता है क्योंकि गेंदबाज वहां अच्छा प्रदर्शन करते हैं और आत्मविश्वास लेकर दूसरे मैचों में अच्छा करते हैं। जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ता रहेगा, नए गेंदबाज सामने आते रहेंगे और भारत की गेंदबाजी में सुधार होता रहेगा। बिल्कुल होती है। अगर आप पिछले लगभग 10 साल की बात करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग है इंडिया की, और अभी भी जो चलता आ रहा है आई थिंक उसका क्रेडिट आईपीएल को भी जाता है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी बॉलर्स हैं सब आईपीएल में अच्छा करके वहाँ से कॉन्फिडेंस लेके इंडिया के लिए अच्छा करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आई एम श्योर कि आईपीएल तो अभी जस्ट शुरू हुआ है, कुछ ही साल हुए हैं, तो जैसे बढ़ता रहेगा, बॉलर्स आते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, आई थिंक इंडिया की बॉलिंग और साथ अच्छी होती रहेगी। नहीं बिल्कुल, अगर जिस तरह से टीम है, एक जनरली अगर अच्छी टीम होती है तो उसके अंदर एक फाइटिंग एटीट्यूड रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हारे हैं, जीत भी सकते हैं, और इतना अच्छा पीछे करते हुए हैं। आई थिंक एक मैच हारना, एक सीरीज हारना कोई ऑफकोर्स दुख होता है, पर कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि पहली बार हुआ है, क्योंकि जब मैं खेलता था तब भी हारे हैं, मुझसे पहले भी हारे हैं, अभी भी अगर एक आध मैच हार गए इट्स नॉट अ बिग डील। बट हाँ, ऑफकोर्स मैं उन्हें बैक करूंगा, और मुझे पता भी है कि अच्छा कमबैक करेंगे जिस हिसाब से टीम है। और आई थिंक अभी तो पहला एक ही मैच हुआ है सीरीज का, तो वी हैव अ गुड चांस टू कम बैक। अभी के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।